नमस्ते स्टूडेंट्स। कक्षा 10 विषय विज्ञान लेसन पहला है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। इसका जो एक पार्ट है वो अपने पहले कर चुके हैं और उस पार्ट में अपने क्या जाना था, भोजन के बारे में जाना था कि भोजन क्या होता है, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, पोषण क्या है, पोषक तत्व क्या है, संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन और इनके जो गुण दोष, इन सभी चीज़ों के बारे में अपने पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। अब अपने इसका दूसरा जो भाग है मानव स्वास्थ्य, इसके बारे में शुरू कर रहे हैं। तो देखो, मानव स्वास्थ्य, इसमें भी पहला जो टॉपिक दे रखा है वो क्या दे रखा हुआ है कि पीने योग्य पानी के गुण व दूषित पानी के दुष्प्रभाव। अपने जो वातावरण में, अपने वायुमंडल में, अपनी पृथ्वी पर जो पानी है टोटल अपने 100% माने, उसमें से 100% टोटल पानी, 100% में से अपना जो पीने योग्य पानी है टोटल वो कितना है, 3% ही है। अपना जो पीने योग्य पानी है वो कितना है, 3% ही है। इतने कम प्रतिशत पीने योग्य पानी होने के बावजूद उसमें से भी आगे काफ़ी जगह डिवाइड होता है नदियों, नहरों, तालाबों में, तो बहुत कम मात्रा में इस धरती पर जो अपना पीने योग्य पानी है। तो ये तो कहा जाता है कि पानी का जो उपयोग है दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग ही करना चाहिए। तो बहुत सारे स्रोत हैं पानी पीने के और पानी के बहुत सारे रूप हैं। तो पानी है जो पदार्थ है, पानी भी एक प्रकार का पदार्थ है। तो पदार्थ को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, ठोस, द्रव और गैस। तो पानी को भी अपने इन 3 भागों में बांट सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में बर्फ होती है, द्रव रूप में खुद पानी होता है और जल रूप में, गैस रूप में इसकी क्या होती है, वाष्प होती है। गैस रूप में इसकी वाष्प होती है और तीनों ही रूपों में एक साथ ही प्राकृतिक तौर पर इस पृथ्वी पर मौजूद रहता है। लेकिन जो जल हमें मिलता है उसमें बहुत सारे कई तरह के कण होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। कुछ हमारे लिए फायदेमंद होते हैं और कुछ हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें हैं। तो कौन सा पानी हमारे लिए पीने योग्य है, उसमें क्या गुण होने चाहिए। तो पीने योग्य जो पानी है उसके जो गुण होने चाहिए वो देखो कि जब भी हम जल को अपनी आंखों से देखें सीधा, तो उस पानी के अंदर में किसी भी प्रकार का कोई कण या कोई वनस्पति, कोई हानि पहुंचाने वाला सूक्ष्म जीव हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। आंखों से देखने पर सीधा अपने पानी को देखें तो अपने को उसके अंदर कोई भी छोटे मोटे कण दिखाई नहीं देने चाहिए, वनस्पति और कोई भी सूक्ष्म जीव हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। और जो जल का पीएच है वो क्या हो, संतुलित हो। जल का जो पीएच है, उदासीन जल का जो पीएच है वो कितना होता है, 7 होता है। ये अपने अगले वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे, उसमें आएगा सभी की पीएच के बारे में। तो जल का जो उदासीन जल का पीएच होता है वो कितना होता है, 7 होता है। तो जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हो और हमारा शरीर कई तरह की जिम्मेदारियां निभाता है। हमें देखो जल के गुण क्या होने चाहिए। जो जल हमारे पीने योग्य है, जल में क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए। जल की पीएच कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए, उदासीन होनी चाहिए और उसमें अपनी नग्न आंखों से देखने पर किसी भी तरह का कोई सूक्ष्म जीव, वनस्पति हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। जल में ऑक्सीजन घुली हुई होती है, उस जल का उपयोग हम पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर उस ऑक्सीजन का काम होता है। तो इसीलिए हमें जो डॉक्टर अपने एक दिन में जो पानी पीना चाहिए कम से कम, वो कितना पीना चाहिए, 8 से 10 गिलास एक दिन में हमें कम से कम इतना पानी पीना चाहिए। अपनी गर्मियों में तो इतने पानी का सेवन आसानी से कर लेते हैं, लेकिन सर्दियों में हम कई कई दिन तो ऐसे निकल जाते हैं कि पूरा दिन पानी ही नहीं पीते। तो पानी की कमी से काफ़ी प्रकार के रोग होते हैं। तो सर्दियों में हम ज़्यादा बीमार होते हैं गर्मियों की अपेक्षा। कभी भी आप सोच लेना कि गर्मियों की अपेक्षा हम सर्दियों में ज़्यादा बीमार होते हैं, तो वो किस कारण, पानी की कमी के कारण हम ज़्यादा जो खांसी जुकाम वगैरह होता है वो पानी की कमी के कारण होता है। तो हमें सर्दियों में भी पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। 8 से 10 गिलास पानी हमें रोज़ पीना चाहिए, क्योंकि हम रोज़ बहुत सारे कार्य करते हैं जिससे हमारे शरीर के अंदर से जो पानी है वो बाहर निकलता रहता है। तो उतना ही पानी हमारे शरीर को चाहिए, फिर ही तो उसका संतुलन बना रहेगा। तो और पानी कैसा चाहिए, पीने योग्य स्वच्छ पानी
होगा तो हमारे शरीर को रोग कम होंगे। तो इसीलिए कि उसकी पीएच का, उसमें ऑक्सीजन घुली हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई सूक्ष्म जीव ना हो जो हमें हानि पहुंचा सकता है। और एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। इसके पीने से हमारे शरीर के जो जहरीले पदार्थ है वो बाहर निकल जाते हैं और जिससे शरीर रोग मुक्त रहता है। और शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी रहने से शरीर में चुस्ती भी रहती है और ऊर्जा भी बनी रहती है। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे हमारे शरीर में उतनी ही चुस्ती और उतनी ही ऊर्जा बनी रहेगी और शरीर के जो जहरीले पदार्थ हैं वो बाहर निकलते रहते हैं, किसी भी रूप में, पसीने के रूप में या फिर अन्य किसी भी माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में वह जो जहरीले पदार्थ हैं वो बाहर निकलते रहते हैं। और हमें थकान का एहसास भी नहीं होता लगभग पानी ज़्यादा पीने से। और हमारे शरीर में जो रेशे हैं उनकी मात्रा भी पर्याप्त बढ़ती रहती है। किससे? पानी पीने से। और जितने रेशे बढ़ेंगे और उसी से हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, फिर वो उतनी ही बढ़ेगी और फिर उससे बीमारियां होने का खतरा कम होगा। और प्रचुर मात्रा में अपने पानी पीने रहने से शरीर में जो अनावश्यक चर्बी है वो भी जमा नहीं होती। कम पानी पीने से ही अनावश्यक चर्बी जमा हो जाती है, मोटापे का कारण बन जाती है। लेकिन ज़्यादा पानी पीने से शरीर में ज़्यादा चर्बी भी नहीं रहती, रेशे भी बढ़ते हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, रोग भी नहीं होते। और इससे एक बात और देखो, ज़्यादा पानी पीने से, उचित मात्रा में पानी पीने से जो एलर्जी है उसको होने की जो भी संभावना क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एलर्जी होने की संभावना भी कम हो जाती है। फेफड़ों का जो संक्रमण है, अस्थमा है, आंत की बीमारियां हैं, ये भी नहीं होती। नियमित भरपूर पानी पीने से पथरी होने का खतरा भी टला रहता है। और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने वाले को सर्दी जुकाम जैसे रोग नहीं घेरते। सही मात्रा में पानी पीने से जुकाम, सर्दी, ये बीमारियां, मतलब ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लाभ हमें पानी पीने से, बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। लेकिन कैसा पानी? स्वच्छ पानी। कि पानी में किसी भी तरह के कीटाणु हैं तो हम उसको उबाल कर, बाद में छान कर, ठंडा करके हमें पीना चाहिए। दूषित पानी पीने से में इससे भी ज़्यादा बीमारियां हो सकती है। इसीलिए पानी पीना, लेकिन कैसा पानी? स्वच्छ पानी, उबाल कर उसमें से जो कीटाणु हैं, जो सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक हैं, उन वो मर जाएंगे, फिर उनको छान कर पीना चाहिए। इससे संक्रमण नहीं होता, फेफड़ों का से संबंधित, एलर्जी संबंधित जो रोग हैं वो भी नहीं होते, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है इससे, और जो अनावश्यक चर्बी है वो भी कम हो जाती है। और सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां भी हमें जल्दी से नहीं घेरती, क्योंकि हम जितना ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमारे शरीर के जो हानिकारक तत्व हैं वो क्या हो जाते हैं? अपशिष्ट पदार्थों के रूप में बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद देखो, दूषित जल के दुष्प्रभाव क्या हैं? इस प्रकार हैं। दूषित जल पीते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। जिस प्रकार कम पानी पीने से हमें बीमारियां होती है, उसी प्रकार दूषित पानी पीने से भी हमें बहुत सारी बीमारियां होती है। और ये बीमारियां पानी में रहने वाले रोग कारक सूक्ष्म जीवों के कारण होती है। हमारे पानी में विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि, बहुत सारे जो है पानी के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि आदि, तो जिनकी वजह से हमारे शरीर में फिर बीमारियां होती है। हैजा, पेचिस, बहुत खतरनाक बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती है। और गंदे पानी पीने से कई बार संक्रामक बीमारियां भी फैल जाती है। तो वायरल संक्रमण के कारण ही जो हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड, पीलिया जैसी ये खतरनाक बीमारियां फैल सकती है। कैसे? पानी पीने से, एक अकेला दूषित जल पीने से ही, दूषित जल के सेवन करने से ही हमें कई बार खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो हमें पानी को स्वच्छ क्या करके ही पीना चाहिए, उसको उबाल कर, उसमें किसी अन्य माध्यम से उसको स्वच्छ करके ही हमें पीना चाहिए। इसके अलावा एक और, पहले नागौर साइड में, राजस्थान में एक गंभीर बीमारी फैली थी, वो थी बाला या नारू रोग। ये राजस्थान में काफ़ी टाइम पहले फैली थी और ये भी पानी, गंदे पानी से ही, पानी के अंदर ही एक मादा नाम का कोई कृमि था, जिसे ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस नामक कृमि था, और इसी की मादा कृमि अपने अंडे, तो बाला या नारू रोग ये था कि इसमें जो पानी के अंदर ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस नामक कृमि
इसकी मादा कृमि अपने अंडे सदैव परपोषी के शरीर के बाहर जल में देती, और जो दूषित जल का उपयोग करता, यह रोग फिर दूसरों में फैल जाता। तो ये 2000 के पश्चात इसका कोई रोग ही नहीं मिला, क्योंकि लोगों को फिर समझ में आ गया कि हम पानी को उबाल कर, ठंडा करके, छान कर हम उसका उपयोग करेंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियों से हमारी बचत होगी। तो ये था पानी के बारे में। ये देखो, स्वच्छ जल है तो स्वस्थ कल है, कि यदि अच्छा पानी पिएंगे तो हमें बीमारियां नहीं होंगी, फिर ही हम आने वाले कल में स्वस्थ रहेंगे। इसके बाद देखो, अगला टॉपिक है मोटापा। मोटापा क्या है? वह स्थिति है जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एक्टिव हो जाती है कि वह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लग जाता है। एक सीमा होती है, उसके बाद बंदे पर ज़्यादा अत्यधिक वसा इकट्ठी होने लग जाती है, उसको कई सारी बीमारियां से वह ग्रसित हो जाता है, उसको अपना जो जीवन है वो पूरी सही तरह से जीवन यापन नहीं कर सकता, तो उस कदर उसको मोटापा परेशान करता है। वह है मोटापा, जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर के बाहर जमा होने लग जाती है। इसमें देखो, शरीर भार सूचकांक, बॉडी मास इंडेक्स, आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए, बीएमआई की फुल फॉर्म क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। हिंदी में भी नाम, इंग्लिश में भी नाम और फुल फॉर्म, तीनों चीज़ों आपको ध्यान में रखनी है। शरीर भार सूचकांक ये क्या है? मानव भार व लंबाई का अनुपात है, कि मनुष्य के भार का और लंबाई का अनुपात है। जब 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के बीच हो तब तो मोटापा पूर्व स्थिति में है, कि मोटापा पहले वाली स्थिति में है। लेकिन जब 30 या इससे अधिक हो जाए तब मोटापा है। जब 25 है और उससे ज़्यादा नहीं है तब तो कोई सामान्य स्थिति मान लो, और जब 30 है और उससे भी अधिक हो गया तब उसको मोटापा है। ये एक बॉडी मास इंडेक्स है, कि मानव के भार और लंबाई का अनुपात निकालो और देखो कितना है। इसके बाद देखो कि मोटापा होने के बाद बहुत सारे रोगों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे रोग हो जाते हैं, हृदय रोग, मधुमेह रोग, निद्राकालीन श्वास समस्या, कई प्रकार के कैंसर, अस्थि संध्यार्थी, ये ज़्यादातर जो रोग हैं ये वाले, ये लगभग जिसमें ज़्यादा मोटापा पाया जाता है उसी में ज़्यादातर हृदय रोग पाया जाता है, क्योंकि ज़्यादा वसा होने के कारण हृदय के आसपास के धमनियों में, शिराओं में जो वसा है वो क्या हो जाती है? जमा हो जाती है और खून के प्रवाह की दर को रोक देती है। तो ये सब ज़्यादातर बीमारियां किन में होती है? जिनमें अत्यधिक वसा पाई जाती है। इसमें से देखो कि मोटापा और शरीर का जो वजन बढ़ना है ऊर्जा के सेवन व ऊर्जा के उपयोग के बीच असंतुलन के कारण होता है, कि अपने ऊर्जा का सेवन, यानी कि अपने भोजन का या किसी भी रूप में जब हम ऊर्जा का सेवन करते हैं लेकिन अपने उसका उपयोग उतना नहीं करते, अपने खाते रहें लेकिन अपने कोई भी काम न करें, किसी भी प्रकार का कार्य न करें, उसका उपयोग न करें, कहीं भी उस ऊर्जा को खर्च नहीं करेंगे, तो वो कहीं भी निष्कासित नहीं होगी, हमारे शरीर के अंदर जमा ही होती रहेगी। तो इसीलिए अत्यधिक चर्बी युक्त भोजन खाने से, जंक फूड खाने से, ज़्यादा हम लगभग बस बाहर का ही बना खाते रहें, तेलीय चीज़ें ही हम खाते रहें, जैसे कोई भी किसी पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह, और किसी प्रकार का कार्य न करें, तो इन आवश्यक और ज़्यादातर सही बात यही है कि ज़्यादा हमें कार्य कम करने से और भोजन की मात्रा हमारी ज़्यादा है और कार्य हम कम करते हैं, तो ये तीनों चीज़ें ही मोटापे का कारण बनती है। और मोटापा होने से फिर हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, और फिर हमारे वो जीवन निर्वाह में हमारे लिए वह लाभदायक न होकर हानिकारक सिद्ध होता है। इसके बाद अगला है रक्तचाप। रक्तचाप के अंदर क्या है कि आपने सुना होगा कि कईयों का जो बीपी है वो हाई है हो गया, कईयों का लो हो गया, तो यही रक्तचाप क्या होता है? रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं, कि जो रक्त वाहिनियां हैं उनमें बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। इसके बाद जो धमनियां हैं वह नलिकाएं हैं,
धमनियां क्या करती है, हृदय से रक्त को, अंगों को, रक्त और ऊर्जा को विभिन्न अंगों तक, खनिज लवणों को भी रक्त के द्वारा ही धमनियों के माध्यम से सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है। धमनियां क्या कार्य करती है, हृदय से रक्त को लेती है, खनिज लवणों को लेती है और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। किसी व्यक्ति का जो रक्तचाप है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो प्रकार का है। जैसे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में अपने अभिव्यक्त करते हैं। तो सिस्टोलिक किसे कहते हैं, ऊपर के, जैसे आपने लगभग जो किसी भी नॉर्मल व्यक्ति का रक्तचाप अपने चेक करवाते हैं तो डॉक्टर कहता है 120/80 या इसके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कहता है। तो ऊपर का जैसे 120 है, ऊपर के रक्तचाप को क्या कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं, और नीचे वाले रक्तचाप को क्या कहते हैं, डायस्टोलिक कहते हैं। ऊपर वाले को सिस्टोलिक, नीचे वाले को डायस्टोलिक कहते हैं। इसके बाद देखो रक्तचाप के बारे में हो गया कि ऊपर वाला नीचे वाला। दूसरी बात कि डायस्टोलिक है क्या है और सिस्टोलिक क्या है। सिस्टोलिक क्या है, धमनियों के दाब को दर्शाती है। ऊपर की जो संख्या है वो क्या करती है, धमनियों के दाब को दर्शाती है। इसमें हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती है। आप देखो अपना जो हृदय है वो एक बोतल की तरह कार्य करता है कि आप प्लास्टिक की बोतल में पानी को ले लो, क्या उसके ऊपर थोड़ी सी पाइप लगा दो उसके मुंह से कसी हुई। आप क्या करो, जब उस बोतल को इकट्ठा करोगे, हाथ से उसको दबाकर उसको इकट्ठा करोगे, तो क्या देखते हो कि बोतल भरी हुई है, उसमें जो पानी है वो क्या होता है, पाइप के ऊपर चढ़ना लगता है। तो हमारा रक्त इसी पंप की तरह कार्य करता है। एक बार खुला फिर बंद, खुला बंद, मतलब संकुचन होता है फिर प्रसार, संकुचन प्रसार, संकुचन प्रसार। तो इसी तरह जब वह संकुचित होता है तो रक्त को ऊपर की तरफ धक्का देता है, वो चला जाता है। फिर वो प्रसारित होता है तो उसका जो दबाव है वो कम होकर आगे से आगे उस रक्त को इसी प्रकार भेजा जाता है। डायस्टोलिक क्या है, नीचे वाली धमनियों में उस दबाव को दर्शाती है जब संकुचन के बाद हृदय की मांसपेशियां स्थिर हो जाती है। एक बार संकुचित हुई वापस में वो नॉर्मल होगी तो वो वाला रक्तचाप क्या कहलाता है, डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ऊपर वाला और डायस्टोलिक नीचे वाला होता है। और एक जो सामान्य व्यक्ति में सिस्टोलिक रक्तचाप का जो पारा है, ऊपर का जो पारा है वो 90 से 120 मिलीलीटर के बीच रहता है, और जो डायस्टोलिक रक्तचाप है नीचे वाला है वो 60 से 80 के बीच रहता है। और इसको जो मापने वाला रक्तचाप को जो मापने वाला जंतर है उसे क्या कहते हैं, स्फाइग्नोमेनोमीटर, स्फाइग्नोमेनोमीटर कहते हैं, रक्तचाप मापी कहते हैं। इस प्रकार का ये है। तो इसके आगे का जो भाग है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।